आज मैं आपसे कैलकुलेट करूंगा कि शेयर फोर्स क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कोई भी बीम है और बीम पे कोई भी सपोर्ट्स लगे हुए हैं, बीम पे सपोर्ट लगे हुए हैं और फोर्सेस लगे हुए हैं, तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस पे शेयर फोर्स हमें कैलकुलेट करना है बीम के हर सेक्शन पे या किसी भी सेक्शन पे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम ये जान लें कि शेयर फोर्स होता क्या है। शेयर फोर्स जैसे मैंने बताया था, एक तरह से कि इंटरनल फोर्स होता है। एक इंटरनल फोर्स होता है जो कि बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखता है। यानी कि अगर हम ये कहें कि अगर हम डिफाइन करें इसको कि शेयर फोर्स क्या होता है, तो आपको डेफिनेशन किस तरह से आप देंगे, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो शेयर फोर्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी। उसको ऐसे कहेंगे कि द समेशन ऑफ the summation of all vertical forces on the beam up to the any section is known as shear force up to that sections, up to that section। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि भाई कोई भी बीम है और इस बीम पे कुछ फोर्सेस, जब फोर्सेस वर्टिकल लगे रहते हैं, ऊपर की तरफ लगे होते हैं, जब सपोर्ट हटाते हैं तो फोर्सेस नीचे की तरफ भी आ जाते हैं। तो जितनी भी फोर्सेस हैं, ये सब फोर्सेस बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस, दी जाए एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स है। अब किसी भी सेक्शन पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, या किसी भी सेक्शन पे, तो इस सेक्शन पे जो भी हमारे पास इंटरनल फोर्सेस लग रहे होंगे उसे हम लोग कहेंगे शेयर फोर्स। अब शेयर फोर्स हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये एक सबसे बड़ा रूल है। हाउ टू कैलकुलेट द शेयर फोर्स, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है इसके अंदर। और इस पे बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन भी हो जाते हैं कि भाई शेयर फोर्स को हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि शेयर फोर्स कैलकुलेट करने के जनरली दो तरीके होते हैं। क्योंकि एक तो मान लीजिए कि हमारे पास ये एक बीम है, इस बीम में हमें शेयर फोर्स को कैलकुलेट करना है, इस सेक्शन में कैलकुलेट करना है। यानी कि अगर हम इसको लेफ्ट साइड से चलें तो बीम का ये वाला पोर्शन आता है हमारे पास। अगर हम राइट साइड से काउंट करें तो बीम का ये वाला पोर्शन आता है ऐसे। यानी कि अगर हम लेफ्ट साइड से चलें तो जितने भी फोर्सेस हमारे इस बीम पे लग रहे होंगे, हम उन सबको काउंट करेंगे, तब हमारा शेयर फोर्स इस सेक्शन में निकलेगा। यानी कि इसको भी हम काउंट करेंगे, इसको भी काउंट करेंगे, इसको भी काउंट करेंगे। लेकिन अगर हम राइट साइड से चल रहे हैं, इस सेक्शन तक राइट साइड से पहुंचना है हमको, तो जितने भी लोड हमारे राइट हैंड साइड से लग रहे होंगे, वो सारे फोर्सेस को हमें कलेक्ट करना होगा अप टू दिस सेक्शन। यानी इस सेक्शन से यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे, चाहे वो ऊपरी डायरेक्शन से लगे चाहे नीचे की डायरेक्शन से लगे, उन सबको हमें जोड़ना होगा। तब हम यहाँ पे शेयर फोर्स को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो किसी भी सेक्शन, कोई भी सेक्शन ले लें, अगर मान लो हम ये सेक्शन ना लेके अगर मान लीजिए हम ये वाला सेक्शन ले लें, ये वाला सेक्शन, अब हम इस सेक्शन में देखेंगे कि भाई इस सेक्शन में अगर हम लेफ्ट साइड से चल रहे हैं तो कितने फोर्स लगे हुए हैं, अगर हम राइट साइड से चल रहे हैं तो यहाँ पे कितने फोर्स लगे हुए हैं, इस डायरेक्शन से या इस डायरेक्शन से। उसी हिसाब से सारे फोर्सेस को जोड़ करके जो है हम लोग शेयर फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। यानी जितने भी फोर्सेस वहाँ पर आ रहे होंगे उस पॉइंट तक, उन सारे फोर्सेस का हमें सम करना है। तो इसके लिए कुछ हमें महत्वपूर्ण स्टेप्स बनाए गए हैं। द स्टेप्स क्या होता है? स्टेप्स टू कैलकुलेट शेयर फोर्स।
सबसे पहला स्टेप होता है कि सबसे पहले जो भी बीम होगी, कोई तो सपोर्ट लगे होंगे, तो रिमूव ऑल सपोर्ट्स ऑन द बीम। बीम पर जितने सपोर्ट हटे हटा लीजिए एंड प्रिपेयर करें और मेक ए फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब होता है कि सपोर्ट को हटाने के बाद उन सारे फोर्सेस को लगाइए जो सपोर्ट करता है, मतलब कि अप्लाई ऑल रिएक्शन फोर्सेस ड्यू टू सपोर्ट। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि नाउ कैलकुलेट ऑल रिएक्शन force using the condition of equilibrium। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मीन्स होता है, इक्विलिब्रियम मीन्स कि सम ऑफ ऑल external forces in all direction will be zero। एक कंडीशन तो ये है इसकी, जितने भी जो है एक्सटर्नल फोर्सेस बीम पे लगे हैं उनका सम जीरो होगा हर डायरेक्शन में। मतलब एक्स डायरेक्शन में भी सबका सम जीरो होगा, वाई डायरेक्शन में भी जीरो होगा और जेड डायरेक्शन में भी जीरो होगा। तो बीम हमारी इक्विलिब्रियम में है तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर ही नहीं रहा है। ये तो पहली कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। दूसरी कंडीशन इक्विलिब्रियम की क्या है? सम ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट in all direction must be जीरो। इसका मतलब क्या हो गया? समेशन ऑफ mx इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ my इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ mz इज इक्वल टू जीरो। मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस between force and about that point। सपोज करिए कि ये मान लो एक बीम है, इस बीम पे मान लो ये वाला एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है R1 और ये रिएक्शन फोर्स लग रहा है R1 और यहाँ पे दो पॉइंट फोर्स लगे हुए हैं, दो पॉइंट फोर्स लगे हुए हैं। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट है P1 है, एक P2 है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट P है, ये C है, ये D है। तो ये बीम हमारी कैसी इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब जितने भी फोर्सेस का सम होगा वो हमेशा जीरो होगा। अब यहाँ पे फोर्सेस लग रहे हैं, वाई एक्सिस में फोर्सेस लग रहा है, इसका मतलब वाई एक्सिस में जितने भी फोर्सेस है आर ए प्लस आर बी का सम P1 और P2 के बराबर होगा। क्योंकि आर ए आर बी ऊपर की तरफ लगे हुए, मैंने प्लस ले लिया है इसको। P1 P2 नीचे की तरफ लगे हुए तो मैंने इनके बराबर कर दिया। इन दोनों फोर्सेस का सम इन दोनों फोर्सेस के सम के बराबर होगा। तो एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। दूसरी कंडीशन क्या सेटिस्फाई करेगी? किसी भी पॉइंट की अबाउट में मूवमेंट ली, मान लो मैंने ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लिया सपोज करिए, तो मैं कह सकता हूँ कि आर ए का ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट क्या होगा? जीरो होगा। तो आर ए इंटू जीरो। अब P1 का ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट क्या होगा? P1 तो फोर्स हो गया ये और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम मानते हैं ए है मान लो। इसी तरह से यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी है और ए से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई P1 जो है इसको इधर रोटेट करेंगे यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो प्लस P1 इंटू ए। P1 फोर्स हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए हो गई। फिर P2
हम लेते हैं ए के अबाउट मूवमेंट, P2 ये फोर्स हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुई ए तक की, बी हो गई। ये किस कैसे रोटेट करेगा, ये भी इसको ऐसे ही रोटेट करेगा, ऐसे करके ऐसे ही रोटेट करेगा, इसको ये ऐसे रोटेट करेगा। तो यानी ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, इसकी डायरेक्शन दोनों सेम है, इसको हमने प्लस ले लिया, P2 इंटू बी। अब अब ये वाला फोर्स बचा, आरबी बचा, आरबी इसको कैसे रोटेट करेगा, ए के अबाउट इसका मूवमेंट क्या होगा, वही डायरेक्शन में होगा। देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है ये दिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चूंकि ये क्लॉकवाइज है हमने सब प्लस कर लिए, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस आर बी इंटू, अब इसकी एक से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, सी तक की है, इंटू सी, दैट इज इक्वल टू 0। इस तरह से इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हम लोग रिएक्शन फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी मैं जब आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उसको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं लोग। तो ये थर्ड सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप है, क्या करेंगे हम लोग इसमें, थर्ड स्टेप में रिएक्शन फोर्सेज हमने कैलकुलेट कर लिए। नाउ वी शैल चूज section where shear force to be find out is find out। चौथा पॉइंट क्या है, अब हमें जैसे मैंने वो बताया था इसके अंदर कि हम किसी भी सेक्शन पे शेयर फोर्स को, ये बीम है, शेयर फोर्स को किसी भी सेक्शन तक हमें पहुंचना है तो लेफ्ट से भी हम काउंट कर सकते हैं और राइट से भी काउंट कर सकते हैं। सपोज में हमें लेफ्ट से काउंट करना है, राइट से काउंट करना है, ये डिपेंड करेगा ये हमारी बीम कैसी। जनरली इन जनरल ये देखा जाता है, इन जनरल जो फॉर ऑल बीम्स we calculate left to right except for cantilever। केवल कैंटिलीवर बीम को अगर हम छोड़ दें, सारी बीमों के लिए लेफ्ट टू राइट हम लोग सेलेक्ट करते हैं। अब लेफ्ट टू राइट हम सेलेक्ट करते हैं किस तरह से, फोर्सेस सेलेक्ट करते हैं हम लोग, जितने भी डाउनवर्ड फोर्स लगते हैं, डाउनवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड, उसको हम लोग लेते हैं निगेटिव साइन, नेगेटिव साइन। और जितने भी वर्टिकल अपवर्ड लेंगे उसके लिए लेंगे हम लोग पॉजिटिव साइन। और इस तरह से हम लोग जोड़ते चले जाते हैं और फोर्स को कैलकुलेट करते चले जाते हैं। और जब हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो क्या करेंगे, जितने भी वर्टिकल डाउनवर्ड लगे हुए हैं उनको लेंगे पॉजिटिव, वर्टिकल डाउनवर्ड। जितने भी वर्टिकल अपवर्ड लगे होंगे उनको लेंगे नेगेटिव। ठीक है ना। तो इस तरह से एक बार हम साइन कन्वेंशन सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके हिसाब से फोर्स कैलकुलेट करते हैं। हालांकि इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसा रूल है नहीं, आप अपने चाहे जो भी सेलेक्ट कर ले, कंफ्यूजन क्रिएट करने की एक बार हम दिमाग में बना लेते हैं कि हमें किस तरह के फोर्सेस के साइन कन्वेंशन लेनी है, उन साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग, ये डिफरेंट रूल्स होते हैं और इस रूल के हिसाब से हम लोग जो है शेयर फोर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब ये देख लेंगे उस सेक्शन तक कितने फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड लगे हैं, कितने फोर्स अपवर्ड लगे हुए हैं, उसको सब करते चले जाते हैं और इस तरह से जो है हम लोग शेयर फोर्स को हम लोग कैलकुलेट इस उस सेक्शन तक कर लेते हैं। पांचवा इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, वी ऑलवेज ड्रॉ, वी हैव टू आल्सो ड्रॉ shear force diagram, shear force diagram। तो पहले बताऊंगा shear force diagram होता क्या है, what is the shear force diagram, what is the shear force diagram। अगर हम एक, एक पिक्टोरियल, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन shear force and length of the beam
बीम डिनोट्स, क्या डिनोट्स करेगी? shear force at the all section of the beam, at the all section of the beam. इसमें जो shear force है, shear force denotes along y axis, और जो length of beam shows in x axis. यानी हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ द बीम इधर दिखाएंगे और शेयर फोर्स को वाई एक्सिस पे दिखाएंगे। अब ऊपर की तरफ दिखाएंगे शेयर फोर्स को पॉजिटिव, और नीचे की तरफ दिखाएंगे शेयर फोर्स को नेगेटिव। तो लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव भी होती है, यानी कि हम इस तरह से एक डायग्राम बनाएंगे ऐसे करके, और हम ये लेंगे 0, ये होगी लेंथ ऑफ द बीम, शेयर फोर्स को ऊपर दिखाना है कि नीचे दिखाना है, ये डिपेंड करेगा कि साइड पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। अगर शेयर फोर्स पॉजिटिव आता है तो इसको हम ऊपर वाले कोऑर्डिनेट में लेंगे, अगर शेयर फोर्स नेगेटिव आता है तो नीचे वाले कोऑर्डिनेट में। इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं शेयर फोर्स डायग्राम। तो शेयर फोर्स डायग्राम से पूरी बीम के अंदर हमें पता लग जाता है किस सेक्शन में किस तरह से फोर्स हमारा काम कर रहा है। तो इस तरह से जो है हम लोग शेयर फोर्स को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट बीम्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे किसी भी तरह की बीम हो। बीम चाहे कैंटिलीवर भी हो सकती है, बीम जो है आपकी फिक्स भी हो सकती है, बीम जो है आपकी कंटिन्यूअस भी हो सकती है, बीम जो ओवरहैंगिंग हो सकती है, और बीम जो है सिंपल सपोर्टेड भी हो सकती है। तो इस तरह से जो है शेयर फोर्स को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको पूरे सारे स्टेप्स बताए, इस स्टेप को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये वैसे तो हर किताबों में आपको अलग अलग मैथड दिया गया होगा, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको सिंपल सिंपल स्टेप में बताऊंगा आपको, कि जिस तरह से आपको कंफ्यूजन ना हो और आसानी से आप जो है शेयर फोर्स को कैलकुलेट कर सको। एक चीज मैं यहाँ पे और साथ ही साथ आपको कवर कर देता हूँ कि किसी भी बीम पे कितने तरह के लोड हो सकते हैं, कितने तरह के लोड बीम पे हो सकते हैं। लोड ऑन द टाइप्स ऑफ लोड्स ऑन द बीम, कितने तरह के लोड बीम पे हो सकते हैं। सबसे पहले एक होता है पॉइंट लोड, एक होता है पॉइंट। पॉइंट लोड क्या होता है, जैसे मान लो कोई बीम है, इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि व्हेन एनी लोड एक्ट at any point on the beam is called point load। ये भी दो तरह का होता है, एक होता है सेंट्रिक, एक होता है इसेंट्रिक। सेंट्रिक का मतलब होता है कि अगर किसी बीम पे कोई लोड इसके सेंटर पे लग रहा है, यानी मिड पॉइंट पे लग रहा है, मिड पॉइंट है, तो सेंट्रिक लोड है। और अगर बीम पे लोड किसी और पॉइंट पे लग रहा है, यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, मतलब सेंटर पे नहीं लग रहा है, तो उसे कहते हैं इसेंट्रिक लोड। तो व्हेन point load act at the midpoint of the beam is called centric load. Otherwise, it is called eccentric load. Eccentric load. Midpoint पे नहीं लगा तो क्या करेंगे, eccentric load। दूसरा लोड जो जनरली हम लोग डिफाइन करते हैं लोड को, वो होता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लोड। नेक्स्ट होता है आपको डिस्ट्रीब्यूशन लोड। डिस्ट्रीब्यूशन लोड
ये दो तरह का होता है। एक होता है, एक कहते हैं यूवीएल शॉर्ट में, और एक कहते हैं यूडीएल। ये होता है यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली वेरी लोड, यूनिफॉर्मली वेरी लोड। ये होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं यूनिफॉर्म वेरिंग लोड और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को। सबसे पहले हम डिफाइन करें डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, व्हेन द लोड, मान लो ये बीम है हमारे पास, एक बीम है, इस बीम के ऊपर लोड इस तरह से लगा हुआ है, मतलब यूनिफॉर्म रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, या तो कुछ डिस्टेंस तक है या पूरे डिस्टेंस तक के लिए, या बोलो इस तरह से लगा हुआ लोड, हर पॉइंट पे लोड यूनिफॉर्म रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये ऐसे करके। इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ऐसे करके, ये ऐसे करके ऐसे लगा हुआ है, या फिर लोड जो है ऐसे लगा हुआ है। यानी कि जो जो हमारा लोड है इसके बीम पर, जो जो लोड की इंटेंसिटी है वो हर पॉइंट पे सेम है। लोड इंटेंसिटी जो है वो हर पॉइंट पे सेम है। अब आप कहेंगे साहब ये लोड इंटेंसिटी क्या होती है। लोड इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि व्हाट इज लोड इंटेंसिटी। ये होता है डिवाइड टोटल लोड is divided by span of the beam। span of the beam का मतलब होता है लेंथ ऑफ द बीम। the beams is called load intensity। मतलब कितना लोड लगा हुआ है और कितनी लेंथ तक लगा हुआ है, उसको अगर हम डिवाइड कर दें तो उसको हम लोग कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ द लोड। और इसको डिफाइन करते हैं न्यूटन पर मीटर में और किलो न्यूटन पर मीटर में। तो डिपेंड करता है कि हमारा लोड किस तरह से लगा हुआ है। अब हम कहेंगे भाई इसको बोला यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है। यूनिफॉर्मली लोड हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को आप कैसे डिफाइन करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कोई हमारी बीम है और इस बीम के अंदर जो लोड की इंटेंसिटी है वो हर जगह सिमिलर है। लोड की इंटेंसिटी जो है सब जगह सेम है। लोड की इंटेंसिटी, दिस इज लोड इंटेंसिटी। इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। इट कैन बी आल्सो रिप्रेजेंट बाय दिस वे। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हमें कहते हैं कि W जो है व्हेन load intensity is uniformly distributed over the surface of the beam is called uniform distributed load। इसमें अगर W मान लो है लोड इंटेंसिटी और L है लेंथ ऑफ द बीम, तो टोटल लोड कितना हो जाएगा इसके अंदर, W इंटू L। ये हो जाएगा टोटल लोड जो इसके बीम पे कर लग रहा होगा। इसको मतलब अगर हम इसका
इसको थोड़ा कंसाइज करें डायग्राम में, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इसका जो लोड डेंसिटी थी वो डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर थी, इसकी लेंथ जो थी वो एल थी बीम की, तो टोटल लोड हो गया डब्ल्यू एल। ये कहाँ पे एक्ट करेगा, एक सेंटर पे एक्ट करेगा, कितना एक्ट करेगा, डब्ल्यू एल, इसके सेंटर पे एक्ट करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी ये केस होता है तो जो सेंटर होता है ऑफ द टोटल लोड, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो लाइन ऑफ एक्शन है, line of action of all load will passes through the centroid of the बीम के सेंट्रॉइड से पास होता है। तो ये होगा हमारा यूनिफॉर्म, ये आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। दूसरा होता है आपका यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, हम इसको यूनिफॉर्म वेरिंग लोड भी कह सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी कह सकते हैं, यानी यूवीएल, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड भी कह सकते हैं, यूनिफॉर्म वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी कह सकते हैं, यूवीडीएल भी कहते हैं हम लोग, या हम लोग वीडीएल भी कहते हैं, इसे कई नाम है, कई नाम से हम लोग कह सकते हैं। इसमें क्या है कि अगर किसी बीम पे लोड की इंटेंसिटी कंटिन्यूस चेंज होती चली जा रही है, बढ़ती जा रही है, और कैसे बढ़ रही है, एक प्रॉपर रेशियो में बढ़ रही है, प्रॉपर रेशियो में, ये इस तरह से, ये इस तरह से बढ़ती चली जा रही है, ये इस तरह से लोड की इंटेंसिटी जो बढ़ती चली जा रही है। मतलब आप कह सकते हैं जो इंटेंसिटी ऑफ लोड है उसको डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू से सिग्निफाई करती है, फंक्शन ऑफ एक्स है, ये एक्स का एक फंक्शन है। इसका मतलब कह सकते हैं दिस मीन्स व्हेन the load is linearly increasing, linearly increasing along the length of the beam, so it is called UVL, uniform varying load। अब हमें इसमें टोटल लोड निकालना है, मान लो, तो कैसे निकालेंगे, मान लो हम इसको और ग्राफ ऐसे बना सकते हैं, अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो इस तरह कुछ ऐसे करके ग्राफ आएगा, ऐसे करके, ये हमारे बीम हो गई है, ये बीम है, तो लोड हमारा तो इस तरह से आएगा, ऐसे कर देंगे, ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा, बट ट्रेंगुलर फॉर्म में आएगा। इसका मतलब अगर टोटल लोड की हम बात करें, टोटल लोड, अगर इसकी बीम की लेंथ एल है, यहाँ की इंटेंसिटी 0 है, तो यहाँ की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्स। तो टोटल लोड क्या होगा इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, यानी हाफ, बेस क्या है इसका एल, और ये क्या है डब्ल्यू मैक्स। तो इस तरह से हम टोटल लोड इसका निकाल सकते हैं। टोटल लोड कहाँ पे एक्ट करेगा, और दिस टोटल लोड will act at the centroid of the triangle, centroid of the triangle, कहाँ एक्ट करेगा, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। अगर सेंट्रॉइड कहाँ एक्ट करेगा, इसका जो सेंट्रॉइड काम करेगा, वो सेंट्रॉइड हमारा काम करेगा यहाँ से 2/3 एल डिस्टेंस पे, कहाँ से, जहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी होगी, यहाँ पे कहीं काम करेगा, और जहाँ से मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी वहां से L/3 पे एक्ट करेगा। तो यहाँ पे कहीं इसका जो है टोटल लोड हमारा वर्क करेगा। यानी कि अगर यूनिफॉर्म वैरिंग लोड है, तो यूनिफॉर्म वैरिंग लोड निकालने के लिए हम लोगों को ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, यानी कि बाय यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल वी कैन कैलकुलेट टोटल लोड ऑन द बीम, टोटल लोड बीम पे कितना लग रहा है। तो वो कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू लेंथ ऑफ द बीम
जिस लेंथ तक लोड लगा हुआ है इनटू मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लोड। कौन सा लोड, इस तरह से तीन तरह के लोड मैंने आपको बताया है। जनरली तीन तरह के लोड होते हैं जो किसी बीज पे जनरली लगते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कितने तरह के लोड होते हैं, इस लोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जनरली दो तरह के लोड होते हैं, बस एक पॉइंट लोड होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लोड होता है। पॉइंट लोड भी दो तरह का होता है और डिस्ट्रीब्यूशन लोड भी दो तरह का होता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने बता दिया है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बातें बताएं कि आपको कहाँ पे कंफ्यूजन है, जिससे मैं उस कंफ्यूजन को आपको दूर कर सकूँ। मेरे ख्याल से आपका मेरा लेक्चर ये खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।